गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा यूट्यूब चैनल में आपका सभी का स्वागत है। हमने बच्चे पिछली वाली अपनी क्लास में बताया था कि बीजाणु की संरचना या बीजाणु धानी की संरचना किस प्रकार से थी, वहाँ अपनी डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हुए सिखाया। आज उसी में से एक नया टॉपिक आता है जो बोर्ड में 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, पूरा का पूरा इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। तो वो बोर्ड वाला लगभग इस क्वेश्चन को बहुत ज्यादा अपने रखने की प्रयास करता है। तो इस टॉपिक का नाम है गुरु बीजाणु जनन एवं मादा युग्मोद्भिद या भ्रूणकोश की संरचना एवं विकास। ठीक है, इस टॉपिक में वही सीखना है जिस तरीके से हमने लघु बीजाणु जनन सीखा था एवं नर युग्मोद्भिद का विकास सीखा था, उसी के पैरेलल में ये टॉपिक है। मगर वहां हम नर जन्मांग के अंतर्गत पढ़ते हैं या हम मादा जन्मांग के अंतर्गत पढ़ते हैं। इस टॉपिक में कैसे, हम सब लोग जानते हैं कि प्रत्येक पादप के, आपको मैंने सिखाया था कि प्रत्येक पादप के बीजांड के अंदर, पहली मैंने जो आपको पहले स्ट्रक्चर एक बताई थी, प्रत्येक पादप के बीजांड के अंदर, प्रत्येक पादप के बीजांड के अंदर एक विशेष प्रकार की संरचना होती है जिसको हम कहते हैं बीजांडकाय, जो विशेष प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ क्या होता है, समूह होता है। ठीक है, ये बीजांडकाय है और इस बीजांडकाय की प्रत्येक जो कोशिका होती है वो काफी बड़ी होती है, उसमें काफी जीव द्रव्य होता है। और इस बीजांडकाय की प्रत्येक जो बच्चे, ये जो कोशिका है, इस कोशिका का नाम होता है प्रपशु कोशिका, प्रपशु कोशिका। और ये जो प्रपशु कोशिका है ये आपकी आद्य जनन कोशिका कहलाती है। आप कहेंगे सर आद्य जनन कोशिका का मतलब क्या होता है कि किसी भी संरचना में मिलने वाली वह संरचना जो सबसे प्रिमिटिव होती है, प्राचीन होती है, जो कुछ समय बाद किसी विशेष कार्य को करने के लिए रूपांतरित हो जाती है, तो ऐसी सभी कोशिकाओं को हम प्रपशु कोशिकाएं कहते हैं। इन इंग्लिश में इसको आर्किस्पोरियल सेल्स कहते हैं। तो ये जो आद्य जनन कोशिका होती है वो प्रत्येक बीजांड के बीजांडकाय में मिलने वाली जो प्रपशु कोशिकाएं होती हैं, इनमें से एक प्रपशु कोशिका बच्चे क्या होती है, काफी सघन जीव द्रव्य युक्त हो जाती है, उसमें काफी जीव द्रव्य इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, सघन जीव द्रव्य युक्त होती है, युक्त एवं जिसमें द्विगुणित केंद्रक मिलता है। कैसा केंद्रक मिलता है, द्विगुणित केंद्रक वाली होती है। सघन जीव द्रव्य युक्त एवं द्विगुणित केंद्रक या द्विगुणित कोशिकाएं जो होती है, वो कोशिकाएं एक विशेष जनन कोशिका के रूप में कार्य करने लगती हैं। उन कोशिकाओं को हम कहते हैं गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाएं। जैसे मैं आपके सामने कहूं, ये आपकी कोशिका जो आपके बीजांडकाय के अंतर्गत उपस्थित प्रपशु कोशिका सघन जीव द्रव्य युक्त होकर और द्विगुणित कोशिकाएं अपने अंदर गुणसूत्र दुगुने रखते हुए आकार में काफी बड़ी होती हैं, जिनमें बहुत बड़ा केंद्रक मिलता है। ऐसी सभी कोशिकाएं आपकी प्रपशु कोशिकाएं एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं में रूपांतरित होकर कार्य करने लगती हैं, जिन कोशिकाओं को हम कहते हैं गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका आप सब लोग जानते हैं, इनको कहते हैं गुरु बीजाणु मात्र कोशिका इंग्लिश में। और जो प्राय कैसी होती है, द्विगुणित होती हैं, जिनमें गुणसूत्र द्विगुणित संख्या मिलते हैं। इन इंग्लिश में हम इनको कहते हैं बच्चे मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल, जिनको शॉर्ट में हम लिख सकते हैं MSMC। ओके बच्चे, तो परिभाषा हमारी गुरु बीजाणु में क्या है कि प्रत्येक बीजांडकाय में उपस्थित जो प्रपशु कोशिकाओं के रूपांतरण के बाद बनने वाली गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाएं होती हैं, इन गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में जो द्विगुणित होती हैं, इनमें होता है अर्धसूत्री विभाजन। क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन होता है, आपने पढ़ा है कि वह कोशिका के अंदर होने वाला विभाजन जिसमें बनने वाली कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या जब आधी रह जाती है, तो ऐसे विभाजन को कौन सा विभाजन कहते हैं, अर्धसूत्री विभाजन। और अर्धसूत्री विभाजन प्राय उस स्थिति में होता है जब कोई कोशिका अगुणित कोशिकाओं का अर्थात युग्मकों का निर्माण करती है। तो यही क्या होता है कि प्रथम जो आपकी एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका होती है वो अर्धसूत्री विभाजन करती है, और इस अर्धसूत्री विभाजन के माध्यम से ये प्राय 2 अगुणित कोशिकाओं का निर्माण करती है, जिन 2 अगुणित कोशिकाओं को हम लोग क्या कहते हैं, गुरु बीजाणु। क्या कहते हैं, गुरु बीजाणु। और इनके बीच में अचानक
कोशिका के बीच में एक पट बन जाता है, तो हम इसको क्या कहते हैं, गुरु बीजाणु। ठीक है, और हम जानते हैं कि अर्धसूत्री विभाजन कितने स्टेप में पूरा होता है, 2 स्टेप में। तो फर्स्ट स्टेप में आपके 2 गुरु बीजाणु बन गए, और जब अर्धसूत्री विभाजन का सेकंड स्टेप बच्चे होता है, द्वितीय जब पद होता है, तो सेकंड स्टेप में क्या होता है कि ये जो आपके अवृत गुरु बीजाणु है, ये फिर से किसके रूप में, समसूत्री विभाजन करके, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय किस प्रकार का होता है, समसूत्री प्रकार का होता है। तो समसूत्री विभाजन करके यही जो दोनों गुरु बीजाणु हैं वो अपने से 2-2 और गुरु बीजाणु मिलाकर एक 4 गुरु बीजाणुओं का, कैसे गुरु बीजाणुओं का, 4 अगुणित गुरु बीजाणुओं के एक समूह बनाते हैं, जिनमें चारों अगुणित गुरु बीजाणु बच्चों एक सीधे रेखीय क्रम में, इसके रूप में रेखीय क्रम में व्यवस्थित होते हैं। तो इस प्रकार जब चारों गुरु बीजाणु एक रेखीय क्रम में व्यवस्थित हो जाते हैं, तो इस प्रकार के बने चतुष्क को कहते हैं हम गुरु बीजाणु चतुष्क। ये क्या कहलाता है बच्चे, गुरु बीजाणु चतुष्क। क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय हुआ, जिसमें 4 अवृत गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है, जिसमें चारों अवृत गुरु बीजाणु एक सीधी रेखा के रूप में व्यवस्थित होकर एक चतुष्क का निर्माण करते हैं, जिस चतुष्क को हम कहते हैं गुरु बीजाणु चतुष्क। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, गुरु बीजाणु चतुष्क, गुरु बीजाणु चतुष्क। ठीक है बच्चे, अब बात आती है इस गुरु बीजाणु चतुष्क में जब बाधा इंपोदिल का आगे या भ्रूणकोश का विकास होता है, तो उस विकास के चरणों में क्या होता है बच्चे कि इन चारों गुरु बीजाणुओं में, ये जो आपको दिख रहे हैं चारों गुरु बीजाणु सीधी क्रम में, ये जो आपके मेगास्पोर या गुरु बीजाणु है, इन चारों गुरु बीजाणुओं में से क्या होता है बच्चे कि 3 गुरु बीजाणु नष्ट हो जाते हैं। कितने गुरु बीजाणु, 3 गुरु बीजाणु। में यहां से रिप्रेजेंट करता हूं, आगे देखिएगा कि इन 4 गुरु बीजाणुओं में से 3 गुरु बीजाणु नष्ट हो जाते हैं, सिर्फ एक गुरु बीजाणु शेष बचता है। तो 4 गुरु बीजाणु इस तरीके से इसके 4 गुरु बीजाणु नष्ट हो जाते हैं। 4 गुरु बीजाणु बच्चे इस तरीके से नष्ट हो जाते हैं। केवल 4 गुरु बीजाणुओं में से 3 गुरु बीजाणु इसके नष्ट हो जाते हैं, सिर्फ एक गुरु बीजाणु क्या बचता है, शेष बचता है। और जो नष्ट हुए चारों गुरु बीजाणु है, उनमें से निकलने वाला जो भी भोज्य पदार्थ है या उनमें से निकलने वाले जो भी पोषक पदार्थ हैं, वो पोषक पदार्थ बच्चे जो बचा हुआ गुरु बीजाणु है उसको ये स्थानांतरित कर देते हैं, जिसके कारण ये गुरु बीजाणु अपनी जीवद्रव्य अवस्था में काफी सक्रिय हो जाता है, काफी एक्टिवेट हो जाता है। तब हम शेष बचे इस गुरु बीजाणु को कहते हैं क्रियाशील सक्रिय गुरु बीजाणु। क्या कहते हैं इसको, क्रियाशील सक्रिय गुरु बीजाणु। आप इसको कहेंगे क्रियाशील सक्रिय गुरु बीजाणु। ठीक है बच्चे, तो आपने देखा कि सर 4 गुरु बीजाणुओं में से 3 गुरु बीजाणु नष्ट होकर शेष एक बचे गुरु बीजाणु को पोषक पदार्थ स्थानांतरित कर देते हैं, जिससे एक गुरु बीजाणु सक्रिय होकर एक गुरु बीजाणु कहलाता है, जिसको क्रियाशील गुरु बीजाणु कहते हैं। अब ये जो क्रियाशील सक्रिय गुरु बीजाणु है, इसके द्वारा ही आगे विकास की अवस्था में परिपक्व मादा युग्मोद्भिद व भ्रूणकोश का विकास होता है। तो अब देखिए आगे कैसे होता है। अब ये जो आपका क्रियाशील गुरु बीजाणु है बच्चे, यही क्रियाशील गुरु बीजाणु में आगे जितने भी विभाजन होते हैं वो सारे के सारे विभाजन कैसे होते हैं, समसूत्री होते हैं। अब ये जो क्रियाशील सक्रिय गुरु बीजाणु है, तो मैंने आपको यहाँ एक छोटी सी परिभाषा नहीं बता पाई, तो आप समझिएगा कि एक द्विगुणित गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 4 अगुणित गुरु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को कहते हैं गुरु बीजाणु जनन। मैं कह सकता हूं कि ये जो स्टेप हुआ है, यहां से लेकर ये जो यहां तक जो स्टेप हुआ है, इस स्टेप में एक परिभाषा आती है कि द्विगुणित गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 4 अगुणित गुरु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को कहते हैं गुरु बीजाणु जनन। अगर आपसे कोई पूछे कि गुरु बीजाणु जनन की परिभाषा लिखिएगा, तो आप लिख सकते हैं कि सर द्विगुणित गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 4 अगुणित गुरु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, गुरु बीजाणु जनन। अब गुरु बीजाणु जनन के द्वारा बने 4 गुरु बीजाणु में से 3 गुरु बीजाणु नष्ट हो जाते हैं और निकला हुआ पोषक पदार्थ एक क्रियाशील गुरु बीजाणु को स्थानांतरित कर देते हैं, और यही क्रियाशील गुरु बीजाणु आगे एक परिपक्व भ्रूणकोश का निर्माण करता है। देखिएगा, अब आप देखिएगा ये जो क्रियाशील गुरु बीजाणु है, ये अगुणित है या द्विगुणित है, तो आप कहेंगे सर अगुणित है।
और अगुणित कोई कोशिका होती है तो जब वो अपनी और ज्यादा कोशिकाओं की संख्या बढ़ाती है तो वो कौन से विभाजन करेगी, समसूत्री। तो अब इस क्रियाशील गुरु बीजाणु में मुख्यतः 3 बार समसूत्री विभाजन होता है। कितनी बार होता है? 3 बार समसूत्री विभाजन। जब फर्स्ट बार इसमें सिंपल डिवीजन होता है तो ये कितने केंद्रक बनाता है? 2। तो देखिए प्रथम बार हुए समसूत्री विभाजन में एक क्रियाशील गुरु बीजाणु मुख्यतः 2 केंद्रकों का निर्माण करता है। कितने केंद्रकों का निर्माण करता है? 2 केंद्रकों। ठीक है बच्चे। और ये जो 2 केंद्रक हैं ये दोनों केंद्रक के बीच में अचानक क्या बन जाती है? कोई रिक्तिका बन जाती है। क्या बन जाती है? कोई रिक्तिका। और रिक्तिका के बन जाने के कारण ये दोनों केंद्रक आपस में एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, जिसमें एक केंद्रक ऊपर की और एक केंद्रक नीचे की ओर व्यवस्थित हो जाता है। और व्यवस्थित होने के बाद ये विशेष प्रकार की संरचना में क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। ठीक है बच्चे। अब इसमें एक गुरु बीजाणु ऊपर चला गया और एक गुरु बीजाणु नीचे चला गया। किसके कारण? क्योंकि इनके दोनों केंद्रकों के बीच में क्या बन गई? रिक्तिका बन गई। अब इस गुरु बीजाणु के केंद्रकों में जो रिक्तिका बन गई तो इस रिक्तिका के कारण एक ऊपर और एक नीचे, तो ये बीच वाला आ गया इसका रिक्तिका बच्चे। ऊपर वाला जो केंद्रक है गुरु बीजाणु का जो ऊपर की ओर गया है वो जो है उस वाले सिरे को हम कहते हैं कौन सा सिरा? निभागी सिरा। याद रखना बच्चे, ये जो भ्रूणकोश का सिरा कहलाता है निभागी सिरा कहलाता है। और एक जो केंद्रक है जो नीचे की ओर आ गया है उस वाले सिरे को हम क्या कहते हैं? बीजांडद्वारी सिरा। ठीक है बच्चे, बीजांडद्वारी सिरा। आप इसको याद रखिए, कॉमन रखिए। अब बच्चे बात आती है ये जो बीजांडद्वारी वाला सिरा है तो इस तरीके से ये जो भ्रूणकोश जो बन रहा है मादा इनपुट जो बन रहा है वो कितने केंद्र की आप कहोगे? इसमें कितने केंद्र है? 2 है। तो इस प्रकार की जो भ्रूणकोश की अवस्था है वो कितने केंद्र की है? 2 केंद्र की। कौन सी स्टेज है ये? 2 केंद्र की अवस्था। ठीक है। अब क्या होता है? अगली बार मैंने आपको बताया 3 बार समसूत्री विभाजन होते हैं तब परिपक्व भ्रूणकोश का निर्माण होता है। पहली बार में 2 बटे केंद्रक। अब ये दूसरी बार समसूत्री विभाजन करता है तो आप देखिएगा दूसरी बार जब समसूत्री विभाजन करता है तो आप देखेंगे कि दूसरी बार समसूत्री विभाजन जब करेगा तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, देखिएगा। अब ये द्वितीय बार समसूत्री विभाजन करता है। जब इसमें सेकंड बार माइटोसिस होता है, सेकंड टाइम में जब सिंपल डिवीजन और माइटोसिस एक ही बात है बच्चे, तो जब दूसरी बार इसमें समसूत्री विभाजन होता है तब इन दोनों सिरों पर उपस्थित जो केंद्रक है ये दोनों केंद्रक फिर से समसूत्री विभाजन करके 2-2 केंद्रकों का निर्माण करते हैं। इस तरीके से प्रत्येक सिरे पर निभागी पर और बीजांडद्वार पर 2-2 और केंद्रकों का निर्माण होने से 4 केंद्रकीय भ्रूणकोश का निर्माण हो जाता है। देखिए कैसे, इस तरीके से। इस तरीके से आपके ऊपर वाले निभागी सिरे पर 2 केंद्रक का विभाजन होने से समसूत्री 2 केंद्रक ऊपर बन जाते हैं। ठीक है बच्चे। और 2 केंद्रक कहां बन जाते हैं? आपके नीचे बन जाते हैं। 2 केंद्रक नीचे की ओर और 2 केंद्रक बीच में, और बीच में आपके क्या होता है? काफी बड़ी रिक्तिका का निर्माण हो जाता है। तो अब आप मुझे बताएंगे अब ये भ्रूणकोश कौन सी अवस्था का हो गया? 2 नीचे और 2 ऊपर है तो कितने केंद्रक हो गए? 4 केंद्रक हो गए। तो अब इस भ्रूणकोश की जो अवस्था है वो कितनी अवस्था है? 4 केंद्रक। ठीक है बच्चे, 4 केंद्रक। ओके। अब 2 बार समसूत्री विभाजन हो गया। अब कब होगा? अब लास्ट कहता है तीसरी बार समसूत्री। मैं यहां दिखाता हूं, देखना बच्चे बड़े गौर से देखना, यहीं से दिखाता हूं। ये ऐसे चल रहा है, अब ऊपर जा रहा है। अब क्या होता है? फिर इसके दोनों सिरों पर उपस्थित 2-2 केंद्रक तृतीय बार समसूत्री विभाजन करते हैं, जिससे दोनों ही ध्रुवों पर या दोनों ही सिरों पर कुल 4-4 केंद्रकों का निर्माण होता है। इस तरीके से कुल 8 केंद्रकीय भ्रूणकोश का निर्माण हो जाता है। कैसे होता है वो देखिए अगली संरचना। ये देखिएगा ऊपर जब 2 करेंगे तो कितने बनाएंगे? 4 बनाएंगे। 4 केंद्रक बच्चे ये बन गए। ठीक है बच्चे। और 4 केंद्रक आपके बीजांडद्वार वाले सिरे पे बन जाएंगे। 4 बीजांडद्वार वाले सिरे पे बन गए और बीच में एक बड़ी क्या बन जाएगी इसके बच्चे? रिक्तिका बन जाएगी बेटा। ठीक है। अब आप कहेंगे दोस्तों कि ये जो ऊपर जो कौन सा सिरा था? मैंने बताया था कि भ्रूणकोश का ऊपर वाला जो सिरा होता है उसको सिरा कौन सा कहते हैं? निभागी। तो निभागी सिरे पर कितने केंद्रक हैं आपके? 4 है सर। और नीचे वाला कौन सा सिरा था? बीजांडद्वारी। तो बीजांडद्वार वाले सिरे पर कितने हैं आपके? सर यहाँ पर भी 4 है। अब आप आगे देखिए इस तरीके से कुल कितने केंद्र की वाला भ्रूणकोश बन गया बच्चे? ये बन गया सर 4 नीचे और 4 ऊपर। तो ये वाली जो इसकी तीसरी स्टेज है वो कितने केंद्र की है? अब है सर ये 8 केंद्रकीय भ्रूणकोश।
8 केंद्रीय भ्रूणकोश। क्लियर? यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी शायद। अब आगे, अब अगला जो स्टेप आता है, उस अगले स्टेप में आप देखेंगे कि अब सर क्या होता है। अब बच्चे क्या होता है कि ये जो 8 केंद्रीय भ्रूणकोश बना है, ये जो 8 केंद्रीय भ्रूणकोश बना है, उसमें क्या होता है कि एक केंद्रक विभागीय सिरे से नीचे की ओर आता है और एक केंद्रक बीजांड द्वार वाले सिरे से ऊपर की ओर जाता है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके की संरचना बनती है, इस तरीके की संरचना बनती है, इस तरीके से क्या होता है कि निभागी सिरे के 4 केंद्रकों में से एक केंद्रक नीचे की ओर यहां आ गया। ठीक है बच्चे, और बीजांड द्वार वाले सिरे में से भी 4 केंद्रकों में से एक केंद्रक बीच में चला गया। अब ये दोनों केंद्रक आपस में एक दूसरे में क्या हो जाते हैं, संलग्न जुड़ जाते हैं, जॉइंट हो जाते हैं और जुड़कर ये एक विशेष प्रकार का केंद्रक बनाते हैं, जिस केंद्रक का नाम होता है बच्चे ध्रुवीय केंद्रक। कौन सा केंद्रक? ध्रुवीय केंद्रक। या तो आप इसको कहिएगा पोलर न्यूक्लियस, ध्रुवीय केंद्रक, या इसका एक और नाम होता है, इसमें केंद्रक कितने हो गए? 2 हो गए, तो इसके लिए इसका नाम एक और है, द्वितीयक केंद्रक। कौन सा केंद्रक? द्वितीयक केंद्रक। अब मुझे बताओ, एन ये भी है केंद्रक और एन ये भी है, तो अब ध्रुवीय केंद्रकों की गुणता कितनी होगी? तो सर एन और एन कितने मिलकर बनाएंगे? 2n। तो ध्रुवीय केंद्रक किस टाइप का होता है? 2n टाइप का होता है, द्वितीय द्विगुणित होता है। ठीक है बच्चे, अब ऊपर कितनी कोशिश, ऊपर कितने केंद्रक रह गए निभागी पे? तो आप कहेंगे सर निभागी पे जो रह गए, तो 4 में से एक आ गए तो कितने रह गए? 3 रह गए। ऊपर कितने रह गए? 3 रह गए। ठीक है बच्चे, और बीजांड द्वार वाले सिरे में से भी 4 में से एक चला गया तो कितने रह गए? 3 रह गए। इस तरीके से ये एक स्टेप आ गया। अब इसी स्टेप में ये जो भ्रूणकोश है, इस भ्रूणकोश में अब कोशिका द्रव्य के विभाजन होने से अब इसमें कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिससे अगले स्टेप में इसकी संरचना इस प्रकार से बनती है। देखिए कैसे बनती है। अगले स्टेप में क्या होता है कि पूरा का पूरा भ्रूणकोश में कोशिका द्रव्य का विभाजन होने से बच्चे, कोशिका द्रव्य का विभाजन होने से ये पूरा का पूरा जो भ्रूणकोश है, अब उसमें सभी केंद्रक अपनी कोशिकाओं के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं, जिससे निभागी सिरे पर उपस्थित जो 3 केंद्रक हैं, इन 3 केंद्रकों में कोशिका द्रव्य का विभाजन होने से ये 3 कोशिकाओं में रूपांतरित हो जाते हैं और इन 3 कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं? प्रतिमुखी कोशिकाएं, या इनको कहते हैं प्रतिध्रुवी कोशिकाएं। ये 3 कोशिकाएं ऊपर बन जाती है। समझ में आ गया होगा आपको? ये जो ऊपर 3 केंद्रक है, इनमें कोशिका द्रव्य का विभाजन होने से ये 3 कोशिकाओं का निर्माण कर लेती हैं और इस कोशिकाओं को क्या कहते हैं? और ये सिरा कौन सा होता है? जिसको कहते हैं निभागी सिरा, पहले भी मैंने बताया। और इस निभागी सिरे पर ये जो 3 कोशिकाएं बनी हैं, जो अगुणित है, जो आगे निषेचन के दौरान नष्ट हो जाती हैं, तो इन कोशिकाओं को हम कहते हैं प्रतिमुखी कोशिकाएं या प्रतिध्रुवी कोशिकाएं, एंटीपोडल सेल्स। ठीक है बच्चे, प्रतिमुखी कोशिकाएं। तो 3 कोशिकाएं ऊपर बन गई। नीचे जो बच्चे बचती हैं 3 कोशिकाओं, उनमें से क्या होता है कि 2 कोशिकाएं तो छोटी सी हो जाती है, 2 कोशिकाएं तो छोटे आकार की होती है। ठीक है, 2 कोशिकाएं तो कैसे आकार की होती हैं? छोटे आकार की होती है। ये इनका केंद्र भी है। 2 कोशिकाएं तो छोटे आकार की हो जाती है और एक कोशिका इनके आकार की सबसे बड़ी कोशिका होती है, सबसे बड़ी कोशिका हो जाती है इनके आकार में, एक कोशिका सबसे बड़ी हो जाती है और इस सबसे बड़ी कोशिका के अंदर एक सबसे बड़ा क्या होता है? केंद्रक होता है, जिसके अंदर काफी जीव द्रव्य होता है। ठीक है बच्चे, काफी जीव द्रव्य होता है। इनमें क्या होता है? इन बीजांड द्वार वाले सिरे पर उपस्थित 3 कोशिकाओं में से एक जो कोशिका जिसमें काफी जीव द्रव्य होता है, उस कोशिका को हम तो कहते हैं बच्चे क्या? अंड कोशिका या एग सेल। क्या कहते हैं इसको? अंड कोशिका। और अंड कोशिका के नीचे जो 2 कोशिकाएं बनती हैं, उन 2 कोशिकाओं को कहते हैं हम सहायक कोशिकाएं, इनको सिनर्जिड्स कहते हैं, सहायक कोशिकाएं। ठीक है बच्चे, और इन सहायक कोशिकाओं में जब पराग नलिका भ्रूणकोश के अंदर प्रवेश करती है कि निषेचन क्रिया संपन्न हो, तब इस दोनों सहायक कोशिकाओं के अंदर की ओर कुछ उंगलियों के नुमा संरचनाएं पाई जाती हैं, जो उस पराग नलिका को अपनी ओर आकर्षित करती हैं भ्रूणकोश में प्रवेश करने हेतु। तो उन उंगली नुमा संरचनाओं को हम लोग क्या कहते हैं? उपकरण का नाम दिया है, उसको कहते हैं फिलीफॉर्म उपकरण। कौन सा उपकरण होता है बच्चे? फिलीफॉर्म उपकरण। ये कौन सा उपकरण हो गया? फिलीफॉर्म उपकरण। अब आप यहाँ पर ये देखेंगे, अब आप मुझे बताइएगा कि अंडकोश, बीजांडवार सिरे पर अंडकोशिका सहायक कोशिका ये एक उपकरण का भी निर्माण करती है, तो उस उपकरण को हम क्या कहते हैं? इस उपकरण को
कहते हैं अंड उपकरण। कौन सा उपकरण कहते हैं? अगर आपसे कोई ये पूछे कि मादा हिमकोश या भ्रूणकोश में अंड उपकरण भ्रूणकोश के किस सिरे पर स्थित होता है, तो आपको पता है कि नीचे वाला जो भ्रूणकोश का सिरा होता है उस सिरे का नाम होता है, आपको पहले बताया है, बीजांडद्वारी सिरा। कौन सा सिरा? बीजांडद्वारी सिरा। ओके, ठीक है। अब सर आपने बताया वो जो दो विपरीत केंद्रक आपस में बीच में मिले थे वो कारण, तो वो देखिए वो बच्चे क्या होता है, दोनों केंद्रक आपस में मिल जाते हैं और मिलकर वो 2n केंद्रकों का निर्माण करते हैं। और ये जो 2n केंद्रक होता है इनको हम लोगों ने क्या बताया था अभी? द्वितीय केंद्रक। कौन सा केंद्रक होता है? द्वितीय केंद्रक। ठीक है बच्चे, ये द्वितीय केंद्रक हो गया। और यही द्वितीय केंद्रक में अचानक कोशिका द्रव्य का विभाजन होने से ये पूरा का पूरा केंद्रक क्या होता है, पूरा का पूरा ये जो केंद्रक होता है ये केंद्रक के चारों एक बहुत बड़ी क्या बन जाती है? कोशिका बन जाती है। इस तरीके से बीच में वह कोशिका जिसमें द्वितीय केंद्रक पाया जाता है उस कोशिका को हम कहते हैं, आपको यहां लिख देता हूं, इस कोशिका का नाम होता है केंद्रीय कोशिका। कौन सी कोशिका बच्चे? केंद्रीय कोशिका। और इस तरीके से पूर्ण परिपक्व मादा युग्मोद्भिद का या भ्रूणकोश का विकास होता है। भ्रूणकोश का विकास होता है। ठीक है बच्चे। अब बात आती है सर ये जो भ्रूणकोश है जो एक नंबर में पूछा जाता है ये प्राय पूरा का पूरा अगुणित होता है और यही भ्रूणकोश के अंदर की ओर निश्चित क्रिया संपन्न होती है जिससे आपके युग्मनज और भ्रूणकोश का विकास होता है। अब बात आती है इस भ्रूणकोश की संरचना कई बार एक नंबर में पूछा जाता है भ्रूणकोश किस प्रकार की अवस्था का होता है। तो आप देखिए इस पूरे भ्रूणकोश की संरचना में, इस मादा युग्मोद्भिद की संरचना में कुल कितनी कोशिकाएं दी गई? 3 तो निभागी सिरे पर कोशिकाएं हैं, ठीक है, और एक बीच में केंद्रीय कोशिका है, तो 3 और 1 कितनी हो गई? 4। और बीजांडद्वार वाले सिरे पर 2 सहायक कोशिकाएं 6 और एक कौन सी कोशिका? अंड कोशिका। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कुल कोशिकाएं कितनी है युग्मोद्भिद में? 7। और केंद्रक लो तो तीनों कोशिकाओं में 3 केंद्रक वो हो गए और अंड कोशिका सहायक कोशिका के 3 केंद्रक, तो 3 के 3 कितने हो गए? 6 हो गए। और बीच में ध्रुवीय केंद्रक कितने हैं? 2। तो कुल केंद्रक कितने हो गए? 8। तो इस प्रकार से इस भ्रूणकोश की जो अवस्था होती है, एक नंबर का क्वेश्चन आता है, ये अवस्था कहलाती है, आप कह सकते हैं कि सर इसके अंदर कितनी कोशिकाएं हैं? 7 तो कोशिकी है, ये 7 कोशिकाएं इसके अंदर है कि नहीं है? और कुल केंद्र कितने हैं? 8। तो आप कह सकते हैं 7 कोशिकी व 8 केंद्र की अवस्था आपके मादा युग्मोद्भिद की होती है। और इस प्रकार के भ्रूणकोश का अध्ययन जिस पादप के अंदर किया गया था वो पादप आपका कौन सा था? पॉलीगोनम टाइप का ये जो डेवलपमेंट है, ये जो आपके अकेले क्रियाशील गुरुबीजाणु से पूर्ण परिपक्व भ्रूणकोश का जो विकास होता है, तो उस प्रकार के विकास को क्या कहते हैं? एक गुरुबीजाणुज विकास। कौन सा विकास कहलाता है? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। एक गुरुबीजाणुज विकास। जब एक क्रियाशील गुरुबीजाणु से पूर्ण परिपक्व भ्रूणकोश का निर्माण होता है तो उसको कहते हैं एक गुरुबीजाणुज विकास। और इस विकास का अध्ययन प्राय आपके हेस्टिंग ने किया था कैप्सुला बर्सा पेस्टोरिस के अंदर, ठीक है, वो सॉरी ये किया गया था, पॉलीगोनम टाइप का होता है, तो ये पॉलीगोनम प्लांट्स के अंदर हुआ था। तो इस प्रकार का जो डेवलपमेंट है भ्रूणकोश का, इसको हम कहते हैं पॉलीगोनम प्रकार का। किस प्रकार का होता है ये भी कई बार पूछ लिया जाता है कि मादा युग्मोद्भिद का विकास किस प्रकार का होता है, तो आपको बताना है पॉलीगोनम प्रकार का। अगर आपसे कोई पूछे एक गुरुबीजाणु या मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट क्या होता है, तो आपको जवाब देना है एक क्रियाशील गुरुबीजाणु से पूर्ण विकसित मादा युग्मोद्भिद के निर्माण को कहते हैं एक गुरुबीजाणु विकास। मादा युग्मोद्भिद विकास की अवस्था क्या होती है? आप कह सकते हैं 7 कोशिकी और 8 केंद्र की। विकास कैसे होता है वो मैंने अभी बता दिया है कि एक गुरुबीजाणु जो आपका 3 बार संस्कृति विभाजन करता है जिससे कुल 8 केंद्र के भ्रूणकोश का निर्माण होता है जो आगे चलकर कोशिकाओं में रूपांतरित हो जाता है। थैंक यू वेरी मच फॉर द बच्चे। तो ये इस तरीके का आपका ये टॉपिक खत्म होता है, इसको आप अच्छे से समझिएगा, रिप्रेजेंटेशन देखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आगे आप उससे भी थोड़ा सा पढ़िएगा तो आपका ये पूरा क्लियर हो जाएगा। और फिर भी अगर कोई डाउट्स रहता है तो आप कमेंट डालिएगा जिससे हम आपके डाउट्स क्लियर कर सके। थैंक यू फॉर दिस क्लास।